हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का अगला यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने इसके पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिए हैं। आज मैं अगला क्वेश्चन लेकर आई हूँ यहाँ पर, जो कि इस चैप्टर का मतलब इस यूनिट का आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। और आपको पता है ये जो क्वेश्चन है वो है आपके प्लाज्मिड से, मतलब वेक्टर से, कह सकते हैं वेक्टर से। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है, प्लस कौन से जो वेक्टर कौन कौन से यहाँ पे वेक्टर होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर हैं, उनका फंक्शन क्या है, सबके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जानते हैं, क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको कितना लिखना है वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसीलिए जो उसके टाइप है उसमें थोड़े से कम है, क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, मतलब क्लोनिंग वेक्टर क्या है और क्या है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर के यहाँ पे आपको प्रकार बताने हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मिड वेक्टर। और देखिए शॉर्ट नोट भी पूछा गया है प्लाज्मिड वेक्टर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे मेन आपको शॉर्ट नोट ना देके समझिए, एक तरह से आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जानेंगे। इसी के अंदर आप जान जाएंगे कि प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर का प्रकार है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर कहिए या फिर वेक्टर कह सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए, जैसे आपने पढ़ा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कह सकते हैं कि कोई डिज़ायर यहाँ पे जीन है। जीन क्या है, एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है। तो आप चाह रहे हैं कि इसको किसी होस्ट में इंसर्ट करके, मतलब किसी होस्ट सेल में डालकर, और इसका मल्टीपल कॉपी आप बनाना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए आपको ये इस डीएनए फ्रेगमेंट का, या फिर कह सकते हैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का आप क्या करना चाहते हैं, किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करके उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं। लेकिन अब हम इसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए इसको हम डायरेक्ट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब ये डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कोई यहाँ पे स्पेशल, कोई भी यहाँ पे कैरियर चाहिए, ठीक है, या कोई ऐसा चीज़ जो इसको साथ में ले जाकर इसमें इंट्रोड्यूस करा सके। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे कैरियर लेते हैं उसी को बोलते हैं वेक्टर। ये क्या है, ये जो हम कैरियर लेते हैं ये क्या है, एक, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर। तो यही वेक्टर के साथ ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है, इससे बाइंड होकर फिर क्या करेगा, उसको फिर इस होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देगा। और इंट्रोड्यूस करने के बाद ये वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर क्या करवाएगा इस डीएनए का, मतलब ये डीएनए मतलब जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर होता है, तो इसकी यहाँ पर क्या है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब यहाँ पर दो संभावना हो सकती है, या फिर कह सकते हैं वेक्टर दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक, या तो क्या करेगा, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये वेक्टर इस जीन को यहाँ पर क्या करेगा, उसकी मल्टीपल कॉपी, मतलब यहाँ पे इस जीन का मल्टीपल कॉपी बनेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पर क्या होगा, उसको एक्सप्रेस करने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो होता है आपके प्रोटीन के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ये वेक्टर है ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, मतलब ये वेक्टर जो है ये भी जीन का ही, मतलब डीएनए का क्या है, डीएनए का ही पार्टिकल्स है, मतलब एक प्रकार का ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, आपका डीएनए से बनता है आरएनए और मोस्टली क्या, एमआरएनए, ठीक है। और डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जैसे ही ये एमआरएनए राइबोसोमल जो आपका एमआरएनए है, मैसेंजर एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जैसे ही राइबोसोम से बाइंड होता है तो तुरंत ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पता है ट्रांसलेशन के दौरान क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है वो किसके फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन के फॉर्म में।
तो यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट्स होंगे तो यहाँ पर राइबोसोम 70S टाइप के ऐड होंगे, अगर यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल होंगे तो 80S टाइप के राइबोसोम इससे बाइंड होंगे और ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका ओवरऑल कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, या फिर क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये है आपका डिज़ायर जीन या डिज़ायर डीएनए कह सकते हैं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसी का आप चाह रहे हैं मल्टीपल कॉपी, मतलब बहुत सारी कॉपी आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आपका डिज़ायर डीएनए, तो ये इस वेक्टर से, ये क्या है, ये है एक वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर कह सकते हैं। अब ये इससे यहाँ पे एक होता है ओरिजिन ऑफ साइट, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, इनको थोड़ा सा कट करेगा। कट करने के बाद से यहाँ पर देखिए ये ओपन होगा यहाँ से, और इस बीच में आके ये आपका यहाँ पर आके ये आपका डिज़ायर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर ऐड हो गया। अब जैसे ही ये होस्ट सेल के साथ ये क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ। इंटीग्रेट होने के बाद से अब ये क्या होगा, ये जाके मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है, एक कोई सेल है, अब ये इसको इसमें इंट्रोड्यूस करा देगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के बाद से अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बनेगी, बहुत सारी कॉपी बनेगी। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपको फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, आप जैसे जैसे यहाँ पे नोट्स आके देखते जाएंगे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और प्लीज़ शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मैंने भी बताया कि ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एक प्रकार के डीएनए मॉलिक्यूल्स है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्लाज्मिड। ठीक है, तो आपको पता है प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल का खुद का तो एक डीएनए होता ही है। ठीक है, इसमें खुद का एक डीएनए होता है, लेकिन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। तो ये क्या होगा, अगर हम इस डीएनए को निकाल भी दे तो ज़्यादा कुछ इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस एक्सेप्ट कुछ मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में बस ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। क्योंकि देखिए ये इससे बाहर निकल भी जाए तो इसमें कोई, क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे इसको हम निकाल दे तो भी मतलब नॉन इसेंशियल टाइप के अगर हम निकाल भी दे तो कोई इस पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही मान लीजिए अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो भी ये जो बैक्टीरियल सेल है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक डीएनए है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये जो डीएनए, अब इनका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए इन केस कभी कभी क्या होगा, ये किसी भी मतलब कोई भी मान लीजिए एंटीबायोटिक है या कुछ भी है, वो उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इस बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। अगर हम इनको बाहर निकाल दें तो अगर कहीं से बाहर से कोई एंटीबायोटिक्स या कुछ भी अगर इस बैक्टीरियल सेल को दिया गया तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसी को ही हम क्या और बोल सकते हैं, या तो आप इसी को बोल सकते हैं क्या, फॉरेन डीएनए। इसको क्या बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर डिज़ायर डीएनए बोल सकते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, इस होस्ट सेल में क्या करना है, हमको इंट्रोड्यूस कराना है या यूज्ड करना है। तो क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट सेल फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, किस पर्पस से, क्लोनिंग के पर्पस से, इसीलिए इसका नाम ही है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब क्लोनिंग का मतलब ही क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग मेनी कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए फ्रैगमेंट्स। मतलब इस क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं, मतलब इस डिज़ायर डीएनए का क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं, बहुत सारी कॉपी बना रहे हैं, चाहे डीएनए का कहें चाहे जीन का कहें, क्योंकि आपको पता है जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। ठीक है, अ क्लोनिंग वेक्टर इज ए स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए
मॉलिक्यूल। अब देखिए जो ये क्लोनिंग वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो छोटा होगा और क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेशन मतलब तो आप समझ रहे हैं कि एक डीएनए से, आपको पता है एक डीएनए से इसके 2 स्ट्रैंड है, तो एक डीएनए से 2 से 4 ऐसे उसके स्ट्रैंड जो बनते जाते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो आपको पता है डीएनए से डीएनए बनना क्या है, रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होती है। फिर डीएनए मॉलिक्यूल है दैट कैन एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए एंड रेप्लिकेट इट इनसाइड अ सुटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूजुअली किसमें, इशर्सिया कोलाई। आपको ये कहाँ पे यूजुअली देखने को मिलेंगे, ई कोलाई या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इशर्सिया कोलाई में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर आपका एक डीएनए ही है, ठीक है, डीएनए है, बस क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो क्या करेगा, क्लोनिंग कराने का काम करता है, इसलिए उसको क्लोनिंग वेक्टर का नाम दे दिया जाता है। और इसीलिए इसको व्हीकल वेक्टर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक तरह से देखिए डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए है वो उसको क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब ले जाने का काम कर रहे। जैसे अब यहाँ पे है तो इसको अपनी सहायता देके, अपनी हेल्प के द्वारा वो होस्ट सेल में क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है ना। जैसे कैसे है, मान लीजिए आप लोग को कहीं जाना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, या तो बाइक से, अगर कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या करते हैं, या तो बाइक से जाएंगे, 4 व्हीलर से, किसी भी मतलब कोई ना कोई यहाँ पे आप व्हीकल यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से ये भी क्या है, ये डीएनए इसका यूज़ कर रहा है व्हीकल के रूप में। तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब एक वाहन की तरह काम कर रहा है। तो ये वाहन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या और किस नाम से जानते हैं, व्हीकल वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इनका इसेंशियल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, मतलब क्लोनिंग वेक्टर के मुख्य फीचर क्या क्या होने चाहिए, जिससे आप, जैसे अब हमको क्लोनिंग करवाना है तो उसके लिए सूटेबल उसका कोई टर्म चाहिए, मतलब कोई कंडीशन चाहिए। तो वो कौन कौन से इसेंशियल यहाँ पे फीचर हैं या इसेंशियल कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ORI, ठीक है, क्या लिखते हैं, ORI, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जब मैंने आपको रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जब मैंने पढ़ाया है तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई डीएनए का, जैसे मान लीजिए आपको पता है डीएनए के आपके 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, डीएनए के यहाँ पे 2 स्ट्रैंड होते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, एंटी डायरेक्शनल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर कोई ओरिजिन ऑफ साइट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जैसे आपको पता है जहाँ पे ये थायमिन और एडेनिन वाला सीक्वेंस होगा तो वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो रेप्लिकेशन कब शुरू होगा, जब यहाँ से ये स्ट्रैंड ब्रेक होंगे, मतलब इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड जब यहाँ से टूटेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब इनके बीच से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी ना यहाँ से अगला दूसरा स्ट्रैंड इसके एंटी पोलैरिटी डायरेक्शन में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ORI साइट, तो ये क्या करेगा, अलाउ द वेक्टर टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इन द होस्ट सेल। ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा किसको, वेक्टर को अलाउ करेगा कि मतलब रेप्लिकेशन करने के लिए कोई भी आपका जो क्या है इंडिपेंडेंटली होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है उसके अंदर ये रेप्लिकेशन कर सकेगा। क्योंकि जब यहाँ से कोई यहाँ पे मान लीजिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से कट होगा तभी ना यहाँ पे आके दूसरा यहाँ पे सेगमेंट आके जुड़ेगा। तो ये है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है फिर सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। अब सेकंड में, और इसका सेकंड इसेंशियल फीचर क्या है कि यहाँ पर आपके सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होंगे, जैसे हेल्प आइडेंटिफाई सेल्स दैट हैव टेक अप द वेक्टर। जैसे आप कौन कौन से हम वेक्टर ले सकते हैं, टेकन अप द वेक्टर, कौन कौन से, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स लाइक AMPR या फिर TETR ले सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के, ठीक है। फिर तीसरा आपका होगा मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अब यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MCS, मतलब पॉलीलिंकर। तो इसको, ये क्या है, ए शॉर्ट DNA रीजन containing many restriction enzyme sites for
इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए, मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होते हैं जहाँ पर आपका फॉरेन डीएनए आके अटैच होगा या जुड़ेगा। फिर चौथा एसेंशियल फीचर क्या है, स्मॉल साइज, छोटा साइज होना चाहिए। तो ईजियर टू मैनिपुलेट एंड इंक्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि ये आसान हो जाएगा ना मैनिपुलेट करना, उनको इंक्रीज करना या फिर क्या करेगा, फॉर्मेशन करना। पांचवा क्या है इसका, रिपोर्टर जीन्स, क्या होना चाहिए, रिपोर्टर जीन्स, मतलब इन सम वेक्टर, कुछ वेक्टर में होते हैं सब में नहीं होते हैं। तो फॉर ब्लू वाइट सिलेक्शन एग्जाम्पल, जैसे अब ब्लू वाइट सिलेक्शन मतलब जैसे अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने सुना होगा लैग जेड, ठीक है, ये लैग जेड जीन कहाँ से आए हैं, लैग जेड जीन आपके जो लैक ओपेरॉन है वहीं से इसको लिया गया, ठीक है। तो ये किस तरह बिहेव करते हैं, ये रिपोर्टर जीन की तरह बिहेव करेंगे, और ये सब में नहीं होते, कुछ में होंगे। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि कैसे यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पर कोई एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, क्योंकि प्लाज्मिड मतलब क्या, एक वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनका यहाँ पे छोटा सा ओरिजिन ऑफ साइट, मतलब जहाँ से कट लगेगा, जब यहाँ से कट होगा, मान लीजिए यहाँ से रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे आया, उसको क्या किया गया, तो छोटा सा कट हुआ, तो ये इस तरह से ओपन हुए। तो यहाँ पर जब ओपन होंगे तो ये दो साइड में बटेंगे, क्योंकि आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर, क्योंकि ये ओपन हुए। अगर ओपन करेंगे तो इसको मैं दूसरे कलर से बना के दिखा दे रही हूँ एक बार, जैसे मान लीजिए ये इसी कलर में है ना, ये इस तरह से है, यही है, ठीक है। तो जब इसको बीच से मान लीजिए कोई एक कट हुआ यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे कट होगा, तो आधा इधर आपका येलो वाला, मतलब ये ऑरेंज वाला आधा इधर हो जाएगा और आधा इस साइड, ठीक है। तो ये दोनों को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है इससे आके अटैच करेगा, तो देखिए जब यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो फिर ये रेप्लिकेशन करेगा और क्या बना लेगा, ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड, ठीक है। और ये इस प्लाज्मिड में ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब आप देखिए यहाँ पर ये आपका कैरियर, ये कैरियर आपका मतलब डीएनए है, और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये किसी होस्ट सेल में जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी बैक्टीरियल सेल में जाएंगे, और ये अपनी क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसेस। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कि मतलब क्लोनिंग वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कई प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम आपको बताने वाले प्लाज्मिड वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता भी है तो प्लाज्मिड वेक्टर से ही आता है, बाकी के कम आते हैं लेकिन इसके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, तो इनको देखिए, ये क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। क्या है ये, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। यूज्ड, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका PBR 322 और PUC 19, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर स्मॉल डीएनए इंसर्ट अप टू, लगभग देखिए कितना ये KB कर सकता है, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग ये होते हैं, तो ये लगभग 10 KB यूज़ किया जाता है, मतलब इससे छोटा नहीं होगा ना ही इससे बड़ा। लगभग कितना होगा, यूज्ड फॉर स्मॉल डीएनए इंसर्ट, ये छोटे से ही स्मॉल डीएनए को ही इंसर्ट कर सकता है, लगभग कितना, 10 KB के बराबर, ठीक है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। तो ये जो आपके प्लाज्मिड वेक्टर हैं ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं जो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। अभी हम आपको उसको आगे बता रहे हैं, लेकिन पहले इसको देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे ये काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एक, ये है आपका वेक्टर, मतलब ये है प्लाज्मिड वेक्टर, ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर, जो क्या करेगा, अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, कैरी करने का काम करेगा, मतलब कैरियर की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करेगा ये, इससे अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट आएगा और इनको
ओपन करेगा, ओपन हो जाएगा तो ये आके इससे दोनों साइड से क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे और यहाँ पर आपका न्यू जो आपका यहाँ पे मॉडिफाइड डीएनए प्लाज्मिड यहाँ पे बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये है आपका प्लाज्मिड वेक्टर। अब जानते हैं इनके टाइप। तो टाइप आपको मैंने बताया जैसे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल कॉपी प्लाज्मिड। तो देखिए सिंगल कॉपी प्लाज्मिड से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिंगल कॉपी बनेगा, मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, एक ही बार यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, मतलब कई कॉपी यहाँ पे नहीं बनेंगे, मतलब ये बहुत शॉर्ट टाइम में ही काम करेगा। तो ये क्या करेगा, अ सिंगल कॉपी प्लाज्मिड वेक्टर इज ए प्लाज्मिड दैट इज मेंटेन्ड इन ओनली 1 कॉपी पर सेल। मतलब ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एक बार वो बैक्टीरियल मतलब वो एक बार बैक्टीरियल सेल में गया और बैक्टीरियल सेल के साथ एक बार रेप्लिकेशन किया, फिर उसके बाद से स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसके बाद रेप्लिकेशन नहीं करेगा, बस वो एक ही कॉपी बनाएगा। तो ये क्या करेगा, वेरी लो कॉपी नंबर। जब एक ही कॉपी बनाएगा तो कॉपी की संख्या इसकी क्या होगी, कम ही होगी, मतलब ये क्या ज़्यादा कॉपी नहीं बनाएगा, मतलब मल्टीपल कॉपी जैसे काम है बनाना, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपी नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनाएगा। दीज वेक्टर आर यूजफुल व्हेन क्लोनिंग जीन्स दैट आर टॉक्सिक। मतलब ये वेक्टर कब यूजफुल होते हैं, जैसे अब एक ही कॉपी बना रहा तो भी इसके कुछ तो यूज होंगे, तभी तो ये यूज होता है। तो ये क्या करेगा, कब ये यूजफुल होगा, व्हेन क्लोनिंग जीन दैट आर टॉक्सिक, जब आपका क्लोनिंग जीन कैसा है, टॉक्सिक है, ठीक है, फिर या तो अनस्टेबल होगा या फिर हार्मफुल होगा, व्हेन प्रेजेंट इन हाई कॉपी नंबर्स, ठीक है, कि मान लीजिए हो सकता है कि वो जो आपका जो क्लोनिंग जीन है उसमें अगर ज़्यादा या तो वो बहुत टॉक्सिक होगा या तो अनस्टेबल होगा या तो हार्मफुल होगा, उसके लिए खतरा होगा कि उसके अंदर जब बहुत सारी कॉपी बन जाए, ठीक है, तो ये वहाँ पर काम करते हैं। अ सिंगल कॉपी प्लाज्मिड वेक्टर इज ए क्लोनिंग वेक्टर दैट रेप्लिकेट्स एट ए वेरी लो कॉपी नंबर, यूजुअली 1 to 2 कॉपीज पर सेल। मतलब 1 से 2 ही कॉपी बना सकते हैं, ड्यू टू इट्स लो कॉपी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसीलिए क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, लो कॉपी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर दूसरा है मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड, ठीक है। अब मल्टीपल से ही मल्टी कॉपी प्लाज्मिड, मल्टी से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी कॉपी बनेगी, मतलब मोर देन 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ मल्टी कॉपी plasmid is a plasmid that exists in many copies per cell, usually ranging from 20 to several 100 कॉपीज। मतलब वो 20 से लेकर कितना, लगभग आपका सेवरल मतलब कई 100 कॉपीज बनाने का काम कर सकता है। These plasmid replicate using high copy number origins and are widely used in recombinant DNA technology, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा आपके DNA recombinant DNA टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है, because they produce a large amount of plasmid DNA और जीन प्रोडक्ट। अब ये क्या है, मल्टीपल कॉपी बनाएंगे तो बहुत सारे कॉपी बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसीलिए बहुत सारे डीएनए मतलब प्लाज्मिड डीएनए बना सकते हैं या फिर जीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब जिस डीएनए में हम इंटरेस्ट रख रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपी बने, तो ये उसको बनाने का काम करेगा। कौन करेगा, आपका मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। अब मल्टी कॉपी प्लाज्मिड हाई कॉपी प्लाज्मिड क्या होता है, ये हाई कॉपी प्लाज्मिड होता है, इज ए प्लाज्मिड वेक्टर दैट मेंटेन मेनी कॉपीज इनसाइड ए होस्ट सेल, टिपिकली 20 to 500 कॉपीज पर सेल, ड्यू टू अ हाई कॉपी नंबर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, हाई कॉपी नंबर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये है आपका प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड वेक्टर आपने जाना। अब दूसरा है आपका बैक्टीरियोफेज या फेज वेक्टर। अब देखिए आप फेज से ही समझ में आ रहा है या बैक्टीरियोफेज से समझ में आ रहा होगा आपको कि आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियल की, जब आपने बैक्टीरिया में जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बैक्टीरियोफेज भी बताया था। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे। तो यहाँ पे उसका
वेक्टर के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या है, मॉडिफाइड वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, लाइक फेजेज, इनको हम फेज भी बोलते हैं या तो बैक्टीरियो फेज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी वायरस ही है, लेकिन क्या है, मॉडिफाइड वायरस है जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कैन कैरी लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब देखिए, इसके पहले आपका जो वो डीएनए को, वो कम डीएनए को ही बस 10 केबी के अराउंड, कितना, आपने जब प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ा था तो लगभग कितना 10 केबी के अराउंड ही, 10 केबी के ही अराउंड वो डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी कर सकता है। जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग सिर्फ वो 10 केबी को ही क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, लेकिन ये 20 से भी ज़्यादा क्या कर सकता है, मतलब लगभग कितना, अप टू 20 मतलब 20, ठीक है, वो 20 केबी के अराउंड यहाँ पे क्या करेगा, उसको डीएनए के फ्रैगमेंट को कैरी कर सकता है। फेज वेक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका इंसर्शनल लैम्डा वेक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल लैम्डा वेक्टर। ये क्या है, फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ रिस्ट्रिक्शन साइट इन द लैम्डा जीनोम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए है उसको कहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट पर, और कहाँ पर, लैम्डा जीनोम में, ठीक है। इंसर्ट साइज कितना होगा, अप टू 10 केबी, लगभग 10 केबी का। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, लैम्डा GT10 या लैम्डा GT11, ठीक है। फिर दूसरा है आपका रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं स्टफर फ्रैगमेंट बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का स्टफर फ्रैगमेंट इज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन डीएनए। अब देखिए, ये स्टफर फ्रैगमेंट क्या होता है, इसी को ये रिप्लेस करने का, देखिए रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर कहा ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, तो कौन प्लाज्मिड है, ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज या फेज वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे कोई आया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर फॉरेन डीएनए है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको इंसर्ट कराना है। तो जब इसमें आपको इंटीग्रेट कराना है तो इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ साइट, मतलब यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होगा 2 पार्ट में। तो यहाँ पे ये वाला जो पीस है वो क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा, किसके द्वारा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसको मैं चलिए येलो से बना दे रही हूँ। तो इसको हटा, इसकी जगह पे लाकर किसको अटैच करना है, इस फॉरेन डीएनए को, और ये हट जाएगा, तो इसको बाहर रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अटैच हो रहा है वो तो आपका क्या है, ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये फॉरेन डीएनए से आके जुड़ गया। लेकिन ये जो यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, जो बाहर निकला है, इसी को हम बोलते हैं स्टफर। इसी को क्या बोलते हैं, स्टफर फ्रैगमेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, स्टफर फ्रैगमेंट, जो यहाँ से निकला है, ठीक है, और मतलब जो इस फॉरेन डीएनए के द्वारा रिप्लेस हुआ है उसी को बोलते हैं स्टफर फ्रैगमेंट। तो ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर क्या करेगा, ये क्या है, ये क्या करेगा, स्टफर फ्रैगमेंट इज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन डीएनए। तो यहाँ पर जो स्टफर फ्रैगमेंट है, ये जो आपका स्टफर फ्रैगमेंट है वो इस फॉरेन डीएनए के द्वारा क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, किसमें, रिप्लेसमेंट वेक्टर, लैम्डा वेक्टर, रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। लार्जर डीएनए इंसर्ट पॉसिबल अप टू 20 केबी। तो इसमें लगभग कितना होगा, 10 केबी का, और आपका जो इसके पहले जो आपका था यहाँ पर जो आपका इंसर्शनल लैम्डा वेक्टर था, ये लगभग 10 केबी के अराउंड इंसर्ट करता था डीएनए फ्रैगमेंट को, और यहाँ पर 20 के अराउंड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में आप क्या आएंगे, कैरॉन सीरीज या फिर EMBL सीरीज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर के।
तो ये हो गया आपका फेज वेक्टर। अब हम जानेंगे कॉस्मिड वेक्टर या फिर कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या होता है? कॉस्मिड भी देखिए यहाँ पर, अब जो कॉस्मिड है ये हाइब्रिड है, मतलब ये इसको बोलेंगे हाइब्रिड वेक्टर। तो हाइब्रिड वेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कॉस्मिड है यहाँ पर लैम्डा वेक्टर, मतलब जो आपका फेज वेक्टर और आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर, इन दोनों का ये क्या है? हाइब्रिड है, मतलब इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है आपका कॉस्मिड। तो क्या है कॉस्मिड? अ कॉस्मिड इज ए हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर। ये क्या है? हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर, मतलब संकरण करवाया गया है किसका किसका? दैट कंबाइन फीचर ऑफ प्लाज्मिड्स एंड लैम्डा फेज। ठीक है, किसको किसको कंबाइन करके इसको बनाया गया है? इसको बनाया गया है लैम्डा फेज मतलब बैक्टीरियोफेज का और प्लस प्लाज्मिड। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इट कंटेन कॉस साइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड जो कॉस्मिड है ये दो टर्म से मिलकर बना, मतलब कॉस्मिड को आप देखेंगे तो यहाँ पर दो शब्द आएंगे आपके, कौन कौन से? एक आपका आएगा कॉस साइट, एक आपका आएगा कॉस साइट और दूसरा आएगा प्लाज्मिड। ठीक है, तो कॉस साइट आप समझ रहे हैं। कॉस साइट कहाँ से आएगा आपका? लैम्डा वेक्टर से या लैम्डा फेज से कह सकते हैं, लैम्डा फेज से। और प्लाज्मिड तो आप समझ ही रहे हैं, अभी मैंने आगे ही बताया कि प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, तो ये है आपका कॉस्मिड। तो ये क्या करेगा? इट कंटेन कॉस साइट फ्रॉम लैम्डा फेज और प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको बोलेंगे ORI। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो कॉस्मिड कैन कैरी लार्जर DNA फ्रेगमेंट्स। अब देखिए इसके पहले सबसे पहले आपने पढ़ा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड वेक्टर में क्या था? अराउंड 10 kb के आसपास वो क्या करेगा? DNA मतलब फॉरेन DNA को कैरी कर सकता है। लेकिन उसके बाद आपने लैम्डा मतलब फेज, यहाँ पे फिर आपने DNA पढ़ा जो फेज आपका वेक्टर था। तो फेज वेक्टर में क्या था आपका? वहाँ पे अराउंड लगभग आपका कितना 20 kb के अराउंड वो DNA जो फॉरेन DNA था उसके फ्रेगमेंट को वो कैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 35 to 45 kb। देन प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड से भी ज़्यादा ये उस क्या करेगा? DNA जो फॉरेन DNA है उसको ये कैरी कर सकता है। ठीक है, तो कॉस्मिड क्या करेगा? कॉस्मिड कैन कैरी लार्जर DNA फ्रेगमेंट्स 35 to 45 kb देन प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड से ज़्यादा ये साइज के DNA फ्रेगमेंट को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। और कौन सा DNA? जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डिज़ायर्ड DNA है। ठीक है, फिर अब जानेंगे चौथा टाइप जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। देखिए इसको PHAS और PHAG से भी लिखते हैं। ठीक है, फेजमिड भी बोल सकते हैं, प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, मतलब आप जो भी चाहें इसको बोल सकते हैं। वैसे फेजमिड बोल देंगे इसको। ठीक है, तो फेजमिड क्या है? ये भी हाइब्रिड है। किसका किसका है? ए फेजमिड और फेजमिड is a hybrid cloning vector that contain features of both a plasmid and a bacterial phase, usually M13 फेज। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये फेज DNA ही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लिया गया है? M13 फेज लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका फेजमिड है, ये भी एक प्रकार का प्लाज्मिड ही होता है। बस क्या है, ये उसका जैसे कुछ चेंज कर दिया जाए, जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमको जो भी आपका प्लाज्मिड है उसमें हमको कुछ चेंजेस करना है, मतलब उसमें कुछ हमको सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए यहाँ पर हम और क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ उसमें चेंज कर देते हैं। तो जो चेंज करेंगे और उससे बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये प्लाज्मिड से बेहतर फिर बनाया जाता है क्या? फेजमिड बनाया जाता है। तो ये किसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पर? तो एक तो आपका प्लाज्मिड होगा ही होगा, फिर उसके बाद से इसमें क्या ऐड किया जाएगा, मतलब किससे हाइब्रिड कराया जाएगा? तो आपका रहेगा M13 फेज। तो फेजमिड किससे किससे मिलकर बना है? तो फेज प्लस प्लाज्मिड, मतलब फेजमिड या इसी को बोलेंगे प्लाज्मिड या फेजमिड। दे बिहेव लाइक प्लाज्मिड्स। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? प्लाज्मिड की तरह इन नॉर्मल ई कोलाई। ठीक है, अगर बात करें ई कोलाई में, मतलब इशर्सिया कोलाई जो बैक्टीरिया है आपका, उसमें तो वो नॉर्मली प्लाज्मिड की ही तरह बिहेव करेंगे। लेकिन तो बट व्हेन अ हेल्पर फेज, लेकिन ये एक हेल्पर फेज की तरह, जैसे आपका
like M13KO7 is added, they can produce single stranded DNA। तो ये क्या करेंगे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही वो किसकी हेल्प करेंगे, मतलब किसकी हेल्पर से, आपका जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है M13K07, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये फिर से क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की तरह बिहेव करेंगे। अब लास्ट है आपका सटल वेक्टर, ठीक है। आपने प्लाज्मिड जान लिया, आपने कॉस्मिड भी जाना, फेजमिड भी जाना, बैक्टीरियोफेज वेक्टर भी जाना। अब हम जानेंगे लास्ट क्या है, सटल वेक्टर। सटल वेक्टर क्या है, देखिए सटल वेक्टर भी आपका एक तरह से यहाँ पे दो तरह के, यहाँ पे जैसे सटल का मतलब ये है कि यहाँ पर दो, यहाँ पे आपके मतलब यहाँ पे दो आपका ओरिजिन ऑफ साइट होगा, ठीक है। यहाँ पर दो ओरिजिन ऑफ साइट देखने को मिलेगा। मतलब ये क्या कर सकता है, ये एक साथ दो स्पीसीज में अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अ सटल वेक्टर इज ए क्लोनिंग वेक्टर दैट कैन रेप्लिकेट इन टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कंटेन टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब इसके पास दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब दो ओराई साइट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या कर सकता है, ये दो होस्ट स्पीसीज में क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी मल्टीपल कॉपी बना सकता है। तो सटल वेक्टर क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है, आपको पता है क्लोन की ही तरह, मतलब मल्टीपल कॉपी बनाने का ही काम कर रहा है। दैट कैन रेप्लिकेट, अपनी संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, इन टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब दो डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज में क्या करेगा, ये अपना मतलब दो अलग अलग होस्ट सेल में क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। क्यों, क्योंकि इट कंटेन टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके पास क्या है, दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो एंड टू सेट्स ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, और दो सेट इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये वाला दिख रहा होगा जो ईस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और दूसरा आपका यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन जीन फॉर बैक्टीरिया, मतलब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पहला है बैक्टीरिया के लिए, और मान लीजिए ये ईस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे करेंगे, तो इट कैन सटल, सटल का मतलब ये होता है क्या, मूवमेंट, मतलब मूव करेंगे बिटवीन टू स्पीसीज, किन किन स्पीसीज के बीच में वो मूव करेंगे, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका मूवमेंट होगा, जैसे मान लीजिए इसेर्सिया कोलाई से ईस्ट में, ठीक है, या ईस्ट से इसेर्सिया कोलाई में, या फिर इसेर्सिया कोलाई से मैमेलियन सेल्स या मैमेलियन सेल से इसेर्सिया कोलाई, फिर इसेर्सिया कोलाई से प्लांट सेल या प्लांट सेल से इसेर्सिया कोलाई में, ठीक है। तो ये है आपका पूरा यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर। और देखिए आप लोग नोट्स के साथ डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में, मतलब आप नोट्स लिखिए, थ्योरी लिखिए, लेकिन साथ साथ में डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम का बहुत एग्जाम में इफेक्ट पड़ता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो फिर आपके नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपने डायग्राम बना दिया तो इससे एग्जामिनर को पता रहता है कि हाँ बच्चे को आइडिया है, पता है, तो आपका नंबर भी मतलब आपका डायग्राम भी देख के वो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है और आपको अच्छा नंबर देता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।